मैंने री इन्वेस्ट कर दिया 5 रुपीज़ का इंटरेस्ट, तो अगले साल 100 रुपये प्लस 5 रुपये 105 रुपीज़ का प्रिंसिपल बन जाएगा, और जो 5% की कैलकुलेशन होगी दैट विल बी ऑन 105। तो 1 रुपये पे मतलब एक तरीके से 5.25 5.30 का इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो अमाउंट बढ़ता जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट भी आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जब मिलेगा, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जितना हम अर्ली करेंगे, अगर आप 25 ईयर्स के हैं, मैं तो कहता हूँ आपने जॉब शुरू कर दी है, यू हैव स्टार्टेड योर जॉब एंड ऑल, तो ऑल यू शुड स्टार्ट मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। हमें ये नहीं सोचना कि बुढ़ापा बहुत दूर है, अभी हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं सोचना है। चाहे हम छोटे अमाउंट से करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है, टू अर्न बिग यू नीड टू स्टार्ट स्मॉल। आपकी स्टार्ट स्मॉल ही रहेगी, लेकिन हम छोटा छोटा करेंगे, एक एक बूंद से जो है घड़ा भरता है। तो हमें जो भी है छोटे छोटे अमाउंट से भी हम इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट कर देंगे और सिंसियरली डेडिकेटेडली रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो एक बहुत अच्छा आने वाले समय में बहुत अच्छा कॉर्पस बन जाएगा हमारा। और आने वाले समय में हमारा जो बुढ़ापा है, जो रिटायरमेंट है, क्योंकि कहा जाता है इंश्योरेंस की लाइन में कि बुढ़ापा भी एक जोखिम है, क्योंकि आप इफ़ यू आर लिविंग टू लॉन्ग दैट इज ऑल्सो ए रिस्क। जैसे एक तरीके से डाइंग टू यंग इज ए रिस्क, लिविंग टू लॉन्ग इज ऑल्सो ए रिस्क। तो अगर हमने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करी होगी और जवानी 25 साल 26 साल की उम्र से ही हम सेव कर रहे होंगे प्रॉपरली डेडिकेटेडली, तो बुढ़ापा हमारा बहुत ही आराम से गुजरेगा। हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम कोई अपने बच्चों पे या किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हमारा सेल्फ एस्टीम है, हर तरीके से हम इंजॉय कर पाएंगे, घूम पाएंगे हर तरीके से। ये नहीं है कि हम बच्चों के ऊपर जो है डिपेंडेंट हो जाएं, बच्चे फिर हम पे जो है एक तरीके इज्जत ख़त्म कर दें, हम अपनी ये कर दें। तो एक बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर हमारा होगा एक प्रॉपर, अगर हम इन्वेस्टमेंट शेड्यूल, अगर हम इन्वेस्टमेंट रूटीन हम करते हैं। और यंग लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अभी से ही आदत डालें। ये नहीं है कि बुढ़ापा आएगा 40 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, अभी से चाहे छोटा अमाउंट लें, अगर सैलरी कम भी है तो भी 2,000 3,000 जो भी एक छोटा अमाउंट है उससे स्टार्ट करें। और इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे वेन्यूज़ हैं, वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशंस। तो इफ़ यू सी द कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडिंग इट increases my accelerates my earning power, as I just discussed, and compounding maximize your earning potential of your investment. So as in this cartoon, the secret of life is compound interest. So it is very most important. I have even shared with you the saying of Einstein that compound interest is the eighth wonder of the world. So you must leave the initial investment, ठीक है। Then after knowing all these things, another important thing is the knowing yourself and risk tolerance. No investment, there are several investment avenues. इन्वेस्टमेंट कई तरीके से लगाया जा सकता है, कई इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जा सकता है, और कोई भी राइट और रॉन्ग नहीं होता। कोई भी इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि राइट है या रॉन्ग है, वो डिपेंड करता है टू पर्सन कि आपका क्या रिस्क एपिटाइट है, क्या रिस्क एपिटाइट है। जैसे अब हम पढ़ेंगे अभी थोड़े कुछ स्लाइड्स में कि कई सारे एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के। जैसे हम बॉन्ड्स में भी पैसा लगा सकते हैं, हम शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। जैसे कहा जाता है कि बॉन्ड्स जो हैं थोड़े रिलेटिवली सेफर हैं, खासकर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं ऑल है, उसमें तो कोई क्रेडिट रिस्क है ही नहीं, पैसा डूबने का आपका कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में थोड़ा रिस्क आता है, क्योंकि शेयर्स में जो है, लेकिन शेयर्स में भी अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें, बड़ी कंपनीज में करें, ब्लू चिप कंपनीज के साथ करें, प्रॉपर एनालिसिस के साथ इन्वेस्टमेंट करें, तो शेयर्स में भी आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो बेसिक कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक आपने बहुत कहावत सुनी होगी, रिस्क एंड रिवार्ड। एक ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हायर द रिस्क हायर द रिवार्ड। जैसे इक्विटी शेयर्स में कहा जाता है रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ रिवार्ड भी ज़्यादा है। अब जहाँ पे रिस्क नहीं है, सपोज आपने फिक्स डिपॉजिट कर दी, अब आप फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में जाके, शेड्यूल्ड बैंक में, तो एक तरीके से वहाँ रिस्क मिनिमल है, जीरो रिस्क मान सकते हैं, नेशनलाइज बैंक अगर है तो वहाँ रिटर्न भी आपका कम है। आपको रिटर्न अभी कुछ समय से तो बढ़ गए रेट, क्योंकि रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया, लेकिन पहले तो 5 साढ़े 5% के रेट होते थे एफडीआर के, अब थोड़ा 6 साढ़े 6 तक के रेट आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है,
आपका रेट कम है, लेकिन अगर मैं यही इक्विटी शेयर्स में लगाऊं पैसा, दो रिस्क इज देयर, बट रिटर्न भी अगर हम एवरेज देखेंगे पास्ट 20 ईयर्स 25 ईयर्स का, तो एटलीस्ट 10 to 12% का रिटर्न शेयर मार्केट ने दिया है, विच इज मोर देन द रिटर्न्स ऑफ द बॉन्ड्स एंड एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स। तो अकॉर्डिंगली हमें अपना देखना है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। अब रिस्क कितना ले सकते हैं ये डिपेंड करता है कई सिचुएशंस के ऊपर, कि मेरे पास कितना सरप्लस पैसा है, मेरे पास हाउ मच सरप्लस मनी इज देयर विद मी। अगर मेरे पास बिल्कुल नेक एंड नेक है तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले पाऊंगा। अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा है, सपोज मेरे पास 5 lakhs है, उसमें मैं सोचता हूँ कि यार 2 लाख रुपए अगर डूब भी गए तो मुझे कोई इतना इशू नहीं होगा, 3 लाख से मैं काम चला लूँगा, तो उस पर्टिकुलर केस में 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा बिल्कुल ही नेक एंड नेक हो रहा है कि जो पैसे अगर मेरे डूब गए तो मेरे प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरा जो है एक तरीके से बजट गड़बड़ा जाएगा, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं लो रिस्क में जाऊँगा। और प्लस रिस्क का एक डिपेंड करता है एज के साथ भी। जनरली देखा गया है जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, वो उनका थोड़ा रिस्क एपिटाइट ज़्यादा होता है कि वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, और जो एक थोड़ा एज बढ़ती रहती है 40-50s में आ जाते हैं, उन लोगों का रिस्क एपिटाइट कम हो जाता है। एक नेचुरली है भाई, आपका एज के साथ साथ थोड़ा सा आदमी कंजर्वेटिज्म की तरफ बढ़ता है, तो रिस्क कम भी हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली जैसे इसमें कहा जाता है कि मेरे पास 100 रुपये अगर हैं और मुझे इक्विटी में पैसा लगाना है, तो मैं कितना परसेंट लगाऊं। तो एक जनरल सेइंग बोली जाती है कि जो 100 माइनस योर एज, उतना परसेंट आप जो है इक्विटी शेयर्स में लगा सकते हैं। मतलब एक अगर 25 ईयर्स का नवयुवक है, तो 100 माइनस 25 अगर हम करते हैं तो 75 का आंकड़ा आता है। तो इसका मतलब जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका 75% वो शेयर्स में लगा सकता है। लेकिन अगर सपोज एक 50 ईयर्स का आदमी है, तो 100 माइनस 50 होके तो वो 50% तक ही इक्विटी शेयर्स में जनरली लगाता है। दिस इज ए जेनरिक रूल, ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज वाले भी शेयर्स में काफ़ी लगाते हैं या यंग लोग भी नहीं लगाते, लेकिन दिस इज ए जनरल थंब रूल इन रिगार्ड टू द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो रिस्क टॉलरेंस हमें देखना है। फिर हम आते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पे, कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं। जैसे मुख्यतः 4 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, इनको पढ़ते हैं अपन: बॉन्ड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अब ये दीज आर दी 4 काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब इसमें जैसे हम बॉन्ड पे डिस्कस करते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स बेसिकली क्या है, बॉन्ड्स कई तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हु इज इशूइंग द बॉन्ड्स। एंड जैसे हु इज इशूइंग द बॉन्ड्स के ऊपर चलें अगर हम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स भी होते हैं हमारे पास, आरबीआई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि बिल्कुल जिसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है। अराउंड 7% रेट ऑफ रिटर्न आता है इसके ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। इसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, मतलब उस पर इनकम टैक्स लगता है। तो एक तरीके से एक आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी कई बॉन्ड्स इशू करती हैं, और प्लस आपका जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ भी कई बॉन्ड्स इशू करती हैं। तो इनमें बेनिफिट ये है, रेट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इनमें क्रेडिट रिस्क मिनिमल रहता है। तो एक बॉन्ड्स आपके इस तरीके से होते हैं। तो बॉन्ड्स बेसिकली क्या है, एक तो गवर्नमेंट इशू कर रही है, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो नेचुरली बोरो करती है मार्केट से, बॉन्ड्स इशू करती है। गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, नेचुरली बजट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना है, टैक्स सपोज रेवेन्यू पूरा नहीं आ रहा है, तो नेचुरली गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो, एंड इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स इट बोरोज, एंड उसमें इन्वेस्टर्स लगाते हैं, और एक तरीके से दैट इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स। फिर बॉन्ड्स में आगे बढ़ते हैं हम, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है जो कि कंपनीज इशू करती हैं। तो कंपनी बॉन्ड्स में जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें रिस्क भी आता है थोड़ा सा। जैसे डिबेंचर्स बॉन्ड्स आपने देखा हो, IL&FS, दिवान हाउसिंग, कई कंपनीज डूब गई अभी। तो प्राइवेट में थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन हमें क्या देखना है, प्राइवेट के केस में जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें क्रेडिट रेटिंग उसकी देखनी है। कई जैसे इकरा, केयर, क्रिसिल, ये कई ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग करती हैं किसी भी कंपनी की। क्रेडिट रेटिंग जैसे AAA रेटिंग हाईएस्ट रेटिंग होती है, तो अगर किसी कंपनी की AAA रेटिंग है तो उसमें एक तरीके से सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, उसमें हम प्राइवेट में भी लगा सकते हैं। प्राइवेट वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे गवर्नमेंट में 7% रेट मिल रहा है, तो प्राइवेट में 8, 9, 10% तक का भी रेट हमें मिल जाता है। तो हमें ये देखना है
कि हमारा रिस्क एपिटाइट क्या है। अगर हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाएंगे, अगर हम रिस्क ले सकते हैं तो प्राइवेट बॉन्ड में लगाएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उस जिस कंपनी के बॉन्ड हम खरीद रहे हैं उसकी क्रेडिट रेटिंग AAA हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी कोई बॉन्ड इशू करती है कंपनी, उसका पूरा प्रोस्पेक्टस लाती है। प्रोस्पेक्टस में सारे उसकी डिटेल्स होती हैं, क्रेडिट रेटिंग क्या है, उसके क्या फाइनेंशियल्स हैं। तो थोड़ा बहुत हम ये देखेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे इसमें लगाना है या नहीं लगाना। तो एक तो बॉन्ड हो गया। फिर सेकंड जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है वो है शेयर्स। तो शेयर्स भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। शेयर्स में बेसिकली क्या मतलब होता है, जैसे कंपनीज हैं, कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट लगा रही है, तो कंपनी जब प्रोजेक्ट लगाती है तो कुछ तो डेट लेती है, कुछ इक्विटी होती है। तो 70-30 या 80-20 से बैंक भी पूरा पैसा तो देगा नहीं, तो इक्विटी लगाती है। तो इक्विटी कुछ तो प्रमोटर्स हैं जो मालिक हैं कंपनी के, वही लगा देते हैं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट बड़ा है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उस केस में आईपीओज, आपने नाम सुना हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, वो आईपीओ लाते हैं मार्केट में। तो वो प्रीमियम पे जाता है जो भी उसकी वैल्यूएशन होती है। तो आईपीओ में इशू आता है, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसमें लगा लें। तो उसमें भी वो सारे उसके फाइनेंशियल्स होते हैं, प्रोस्पेक्टस होता है। तो एक तरीके से, एक तो इक्विटी में पैसा लगाने के दो तरीके होते हैं, एक तो इनिशियल पब्लिक ऑफर है और प्लस सेकेंडरी मार्केट से आप परचेस कर सकते हो। यू कैन परचेस फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, जैसे ब्लू चिप कंपनीज हैं, ऑलरेडी मार्केट में हैं। डेली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, होती हैं सिक्योरिटीज, डेली दाम ऊपर नीचे होते हैं। एनालिसिस करके आप सेकेंडरी मार्केट में परचेस कर सकते हो ब्रोकर के थ्रू। इसमें आपको आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और एक ब्रोकर होना चाहिए। ब्रोकर के थ्रू आप जो भी प्राइस पे परचेस कर सकते हो, थोड़ा ब्रोकरेज ब्रोकर काटेगा, वो शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। तो शेयर्स में लेकिन थोड़ा सा रिस्क है। तो लेकिन शेयर्स में सब में रिस्क नहीं है। आप ब्लू चिप कंपनीज जो हैं, अच्छी कंपनीज जो हैं, जो कि एक तरीके से काफ़ी समय से चल रही हैं, हम अच्छी कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, कई बार हो सकता है शॉर्ट टर्म में शेयर डाउन हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर में हमेशा फ़ायदा रहेगा। फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं हमारे पास। म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली क्या होता है, मुझे नहीं पता कि किस शेयर में लगाऊं नहीं लगाऊं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जैसे एसबीआई है, ये क्या करते हैं, जैसे मेरे पास 10,000 है, मैंने 10,000 लगा दिए। ऐसे विभिन्न इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके, और ये फिर इन्वेस्टर, इनके पास एक्सपर्ट लोग होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं सारा पैसा। तो इसमें मुझे बेनिफिट होता है कि मेरा रिटर्न अच्छा हो जाता है और मेरा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो एक म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल लोग ले रहे हैं। तो एक तरीके से अगर मैं इक्विटी का थोड़ा बेनिफिट लेना चाहता हूँ और थोड़ा सा मैं रिस्क भी कम करना चाहता हूँ, तो म्यूचुअल फंड एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और म्यूचुअल फंड में एक सबसे अच्छा ऑप्शन एक आता है, वो SIP का आता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कि सपोज मैंने आज सपोज एक दिन में 5 लाख रुपए मैंने लगा दिए म्यूचुअल फंड में, तो अब हो सकता है उस टाइम मार्केट अप हो, बाद में गिर जाए तो नुकसान हो जाए मुझे। तो उसके लिए एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में 1,000-2,000 रुपए हर महीने मैं जमा कराऊंगा। तो उससे क्या होता है, एवरेजिंग हो जाती है इन्वेस्टमेंट की। कभी मार्केट अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा। तो एवरेजिंग के साथ मेरी वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी। मुझे किसी भी तरीके से, मतलब एक तरीके से वो नहीं होगा, मेरा डाउन नहीं होगा। तो म्यूचुअल फंड में हमें ये ध्यान रखना है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हम कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम देखा जाए, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी है। जैसे इन्वेस्टमेंट एक ये भी होता है, टैक्स सेविंग के लिए भी कई बार मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जैसे एक 54EC कैपिटल गेन बॉन्ड्स होता है। अगर मैंने कोई लैंड एंड बिल्डिंग सेल करी, उसमें कैपिटल गेन हुआ 50 लाख तक, मैं उसको कैपिटल गेन बॉन्ड्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जैसे PFC है, REC है, वो इशू करती हैं बॉन्ड्स। आप टैक्स सेविंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स में। तो हमारे पास काफ़ी सारे एवेन्यूज़ हैं। इवन क्या है, जैसे गोल्ड में भी कई लोग इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में भी करते हैं। अब जो गोल्ड में करना चाहते हैं उनके लिए एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का भी ऑप्शन है। एक दे हैव एन ऑप्शन ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में क्या ऑप्शन है कि गोल्ड में तो चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, उसका भी डर है आपके पास। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपके पास ऑप्शन है कि एक तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 2.5% और 1 ग्राम के इक्विवेलेंट में गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट। और उसमें आप जब भी सेल करेंगे, जो भी रेट होगा गोल्ड का, उस हिसाब से आपको, मतलब उसमें 8 ईयर्स का बॉन्ड रहता है और 5th, 6th, 7th ईयर में आप एग्जिट कर सकते हैं उस बॉन्ड में।
तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बॉन्ड्स हैं, इन्वेस्टमेंट, आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, फिर जैसे मैंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड देखा, गवर्नमेंट बॉन्ड देखा। तो ये हमें निर्णय लेना है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, और कोई भी जो है इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन एक सबसे मैं अंत में एक बात करूंगा कि हमें डाइवर्सिफिकेशन से आगे बढ़ना है। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है